Self Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम नाम से लग रहा है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, कार्डियो मीन्स हार्ट, ग्राम मतलब इस हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता लगाने को हम ईसीजी बोलते हैं। यह हम एक ग्राफिकल मेथड से इसको हम डिटरमाइन करते हैं। क्या है, हर इसके एक एक बात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये बात करते हैं कि जैसे हम ये हार्ट के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। हार्ट के बारे में ये हार्ट का एक ऐसे है कि मेटल डायग्राम बना लीजिए हम लोग। यहाँ पे इसका वाल है, ये वाल है, और यहाँ पर इसका सेप्टम हो गया, यहाँ पे भाल्व है। चलिए अब मेन बात हम बात करने जा रहे हैं कि हार्ट का काम क्या है। कंटिन्यू पंप करना। पंप कैसे करता है? तो कंटिन्यू पंप कैसे करता है कि यहाँ पे हार्ट के राइट एट्रियम के नजदीक, इसी में वाल में, ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। यहाँ पर कुछ वोल्टेज मेकर सेल होता है। वोल्टेज मेकर को क्या बोलते हैं? पेस मेकर बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? वोल्टेज मेकर जिसको हम लोग एसए नोड बोलते हैं। यहाँ से इम्पल्स ऐसे मूव करते हुए आता है कहाँ पे? एबी नोड पे। फिर यहाँ से इम्पल्स ऐसे मूव करता है, आता है एबी नोड पे, और फिर यहाँ से इम्पल्स बंडल ऑफ हिस के बाद पुरकिंजे फाइबर में चला जाता है, जिसका वेंट्रिकल में जाता है। अब ये हार्ट जो बात यहाँ पे आ रही है कि हार्ट मूव कैसे करता है, तो ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, यह जनरेट होकर के एट्रियम को सिस्टोल करता है। यह इम्पल्स एबी नोड पे आता है, एबी नोड के बाद यह फिर वेंट्रिकल को सिस्टोल करता है। तो ये जो हार्ट का मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होता है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण होता है। तो यहाँ से जब इम्पल्स बना तो एट्रियम सिस्टोल, फिर जब इम्पल्स जब इस वेंट्रिकल पे आता है तब वेंट्रिकल सिस्टोल, तो एट्रियम सिस्टोल, वेंट्रिकल सिस्टोल, फिर एट्रियम का डायस्टोल, वेंट्रिकल का डायस्टोल। ये जो सिस्टोल होता है, सिस्टोल कैसे होता है? जब इसके मसल्स में कंट्रैक्शन होता है। हार्ट के मसल्स में कंट्रैक्शन होने से सिस्टोल होता है, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन होने से डायस्टोल होता है। तो ये हार्ट का इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण, इसी यहाँ से वोल्टेज बनने के कारण हार्ट मूव करता है। इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हम एक ग्राफिकल पेपर पर जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, इसी को हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गया कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट नोन एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यो बोल सकते हैं एक बात को कि हार्ट कंटिन्यू रिलीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी हार्ट कंटिन्यू मूव, डिपोलैशन एंड रिपोलैशन। तो इसके इसी कंडीशन को हम एक ग्राफिकल मेथड पे, ग्राफिकल पेपर पे जब देखते हैं तो उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। ये कैसे देखते हैं? तो इसके लिए एक मशीन होता है जिसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं। देखिए मशीन का नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, उसका नाम ग्राफ होता है। जिस पेपर पे देखते हैं उसको हम ग्राफिकल पेपर बोलते हैं, और रिजल्ट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। याद रखना होगा, मशीन का नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पेपर का नाम हो गया इलेक्ट्रोग्राफिकल पेपर, जो ग्राफिकल पेपर बोलते हैं, और जो पेपर पे जो देखते हैं उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। अगली बात है, इस पेपर पे हम क्या देखते हैं? इस पेपर पे इसके करंट के, इस करंट का डायरेक्शन देखते हैं कि करंट किस डायरेक्शन में मूव करता है, पहली बात है। दूसरा ये देखते हैं
कितना देर में ये करंट बनता है, ठीक है। ये करंट यहां से बना तो किस डायरेक्शन में जा रहा है, पहले डायरेक्शन देखते हैं। डायरेक्शन के बाद फिर क्या देखते हैं, कितना वहां पे वोल्टेज कितने समय में जा रहा है। तो डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेज याद रखना बड़ी गौर से। ईसीजी में तीन बातें हैं, क्या क्या, टाइम, वोल्टेज एंड डायरेक्शन। तो ईसीजी पे हम कितना देर में वोल्टेज यहां से बना, कितना अमाउंट में बना और किस डायरेक्शन में जा रही है। तो ईसीजी में हम तीन बात को देखते हैं इस करंट के बारे में। तो ही बोलते हैं क्या कि ईसीजी क्या करता है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गया। अगली पॉइंट, ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो बनता है हार्ट का, इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण हार्ट भी मूव करता है और यही इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के कारण ये हार्ट जो ब्लड निकलता है यहाँ से, ये ब्लड हमारे पूरे बॉडी पर, पूरे बॉडी में ये जाता है ये। तो इसको हम ईसीजी के द्वारा देखते हैं। अगली पॉइंट, ईसीजी का खोज किए थे एंथोवेन, डब्ल्यू एंथोवेन बोलते हैं, एंथोवेन साइंटिस्ट थे। 1895 में एंथोवेन उन्हीं के नाम पे एंथोवेन ट्रायंगल भी होती है, EINTHOVEN। एंथोवेन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही इस ईसीजी के खोज किए थे। अगली पॉइंट, टाइप ऑफ ईसीजी। ईसीजी कितने तरह के होते हैं। ईसीजी जनरली ऐसे तो नॉर्मल में एक हुआ रेस्टिंग ईसीजी, लेकिन टोटल ईसीजी तीन वैरायटीज के होते हैं। पहला लिखेंगे, सबसे फर्स्ट क्या होता है, पहला है आपका रेस्टिंग ईसीजी, रेस्टिंग ईसीजी। दूसरा है टीएमटी ईसीजी और तीसरा है होल्टर मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी ईसीजी, एम्बुलेटरी ईसीजी। तीन बार बात करते हैं। रेस्टिंग ईसीजी किसको बोलते हैं, जब पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में, मेंटल एंड फिजिकल रेस्ट में, जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जब पता लगाते हैं तब उसको हम रेस्टिंग ईसीजी बोलते हैं। फिर से बात कर रहे हैं कि सुपाइन पोजीशन में, फिजिकल मेंटल रेस्ट पीरियड में जब हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम रेस्टिंग ईसीजी बोलते हैं। यह ईसीजी मोस्ट कॉमन है, सबसे ज़्यादा यही किया जाता है, रेस्टिंग ईसीजी करते हैं। इसके बाद नंबर 2 दूसरा है टीएमटी, या इसको हम स्ट्रेस ईसीजी बोलते हैं या एक्सरसाइज ईसीजी बोलते हैं। टीएमटी ट्रेड मिल टेस्ट। अब देखिए, इसको स्ट्रेस ईसीजी बोलते हैं, यानी हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को स्ट्रेस पीरियड में, मूवमेंट पीरियड में, एक्सरसाइज पीरियड में जब हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस ईसीजी या एक्सरसाइज ईसीजी। इसको करने के लिए क्या करना पड़ता है कि बॉडी में लीड लगा करके और पेशेंट को ट्रेड मिल पे दौड़ाते हैं। ट्रेड मिल जो होता है ना, दौड़ते हैं उस पर, तो ट्रेड मिल पर जब हम ईसीजी करते हैं तो उसको हम लोग टीएमटी बोलते हैं, ट्रेड मिल टेस्ट। ये समझ में आ गया आपका? इसको क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज ईसीजी या ट्रेड मिल टेस्ट। अब यहाँ पे एक सवाल है, टीएमटी किसको करते हैं? टीएमटी उस पेशेंट को करते हैं जिस पेशेंट का रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल रिपोर्ट आ रहा है और पेशेंट का सिम्टम कुछ कार्डियक और इलेक्ट्रोलाइट डिजॉर्डर्स का आ रहा हो, तो उस पेशेंट को हम टीएमटी करते हैं। यानी टीएमटी क्यों बोले हम, कि जब किसी मरीज का सिम्टम हार्ट और इलेक्ट्रोलाइट एक्टिविटी के अबनॉर्मलिटी का आ रहा हो और पेशेंट का ईसीजी का रिपोर्ट नॉर्मल आता है, तब उस पेशेंट को हम टीएमटी या स्ट्रेस ईसीजी कराते हैं या एक्सरसाइज ईसीजी कराते हैं। जैसे मान ली कोई एंजाइना पेक्टोरिस का पेशेंट है, इस्केमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है, तो ये सब केस में हमें
स्ट्रेस ईसीजी करना पड़ता है। अब नंबर 3 एम्बुलेटरी ईसीजी बोलते हैं, या इसको हम होल्टर मॉनिटरिंग ईसीजी बोलते हैं। कहिएगा इसको कब करते हैं? जैसे जब मान लीजिए सपोज दैट रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, पेशेंट को टीएमटी नहीं करा सकते हैं, मजबूरी है, पेशेंट दौड़ नहीं सकता है, और भी बहुत सारी कंडीशन आता है कि पेशेंट का रेस्टिंग ईसीजी नॉर्मल आ रहा है, टीएमटी करा नहीं पाएंगे। तो ऐसे पेशेंट को करते क्या है कि लीड लगा करके आज 24 घंटा के लिए वो छोड़ देते हैं, घर भेज देते हैं 24 घंटा के लिए, जो नॉर्मल स्टेज में अपना रहता है ना वैसे ही उसको छोड़ देते हैं। अब हम 24 घंटा के बाद बुलाते हैं और जो हम लगाते हैं उसके अंदर होल्डर लगा देते हैं, उसे 24 घंटा का रिकॉर्ड बताते हैं, कितना एम्पलीट्यूड उसका गया होगा, हायर एम्पलीट्यूड कब कितना तक गया होगा, किस वेराइटीज का एम्पलीट्यूड हुआ होगा। तो इसको हम कहते हैं एम्बुलेटरी ईसीजी, या इसको हम बोलते हैं होल्टर मॉनिटरिंग ईसीजी बोलते हैं। तो इस तरह से ईसीजी जो होता है वो 3 वेराइटीज के किया जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट के अनुसार, कंडीशन के अनुसार। लेकिन ऐसे ईसीजी कैसे करते हैं? नॉर्मल जब भी हम बताएंगे, नॉर्मल जब भी करते हैं तो रेस्टिंग ईसीजी करते हैं, जिसे पेशेंट को सुपाइन पे लिटा करके फिजिकल मेंटल रेस्ट पे उसको किया जाता है। ये तो मेरा हो गया ईसीजी का टाइप। अब बात करते हैं ईसीजी क्यों कराते हैं। देखिए यहाँ पे बात ध्यान देना होगा कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो बन रहा है हार्ट के द्वारा, जिसके कारण डिपोलाइजेशन एंड डिपोलाइजेशन होता है। तो डिपोलाइजेशन ऑफ एट्रियम और डिपोलाइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, इसके बारे में पता लगाना है कितना हार्ट कितना इलेक्ट्रिक करंट ये डेवलप करता है। और दूसरा ये जो इसमें जो डिपोलाइजेशन और डिपोलाइजेशन में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और क्लोराइड, इसके एक्टिविटी को जानने के लिए भी हम ईसीजी करते हैं। तो ईसीजी 2 कंडीशन लेकर आते हैं। याद रखें हम क्या बोल रहे हैं, एक हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का डिजॉर्डर्स, और दूसरा इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में भाग लेने वाले इलेक्ट्रोलाइट्स का डिजॉर्डर्स, जिसमें हम सबसे पहले हार्ट में कौन से डिजीज के बारे में बात करते हैं, जैसे पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, हार्ट ब्लॉक, हार्ट अटैक, हार्ट फेल्योर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सेप्टम डिफेक्ट डिजीज। तो ये सब में हम लोग जितने हार्ट का डिजीज होता है, ये सब डिजीज में हम लोग ईसीजी कराते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा हार्ट ब्लॉक में, हार्ट फेल्योर में, हार्ट अटैक में, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में, ये सब में इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 2 है इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। बॉडी में सोडियम का लेवल, पोटासियम का लेवल अगर वेरी करता है उसको देखने के लिए, कैल्शियम का लेवल वेरी करेगा। देखो हम एक्चुअल में क्या होता है कि अब इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए रियल में तो लोग क्या करते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट लोग लेबोरेटरी से जांच करा लेते हैं, लेकिन ईसीजी कराते समय अगर अबनॉर्मलिटी आता है तब उसको हम लोग समझते हैं कि ये गड़बड़ी भी हुआ होगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि हम इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम ईसीजी कराते हैं, वो तो हम बताएं कि ईसीजी करते समय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पता लगता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट की जांच करना हो तो काहे नहीं उतना टफ काम करेंगे। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्शन करके हम लोग डायरेक्ट लेबोरेटरी में जांच करके देख सकते हैं, तो वो हम लोग करा। लेकिन हाँ, ईसीजी करते समय इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रहेंगे ना, वो भी आपको पता चल जाते हैं। तो ये हम लोग कराते हैं। और मरीज का क्या क्या सिम्टम आ सकता है, किसी करा सकते हैं, जैसे उसका फेंटनेस आ रहा हो, बार बार कन्वल्सन अटैक हो रही है, चेस्ट में हैवीनेस हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, या फिर इसके साथ साथ कई अदर डिजॉर्डर्स हार्ट से रिलेटेड आता है ना, तो उस केस में हम लोग ईसीजी कराते हैं। हेल्थ प्रोफाइल के लिए भी कराते हैं हम लोग, या बॉडी प्रोफाइल टेस्ट में कराते हैं। ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले भी हार्ट के कंडीशन को देखते हैं, चूँकि एनेस्थीसिया देने से पहले हमें ये जानना जरूरी होता है। तो ऐसे बहुत सारे केस में होता है जिसका हम ईसीजी कराते हैं। इसलिए एक रूटीन टेस्ट है और कंडीशन में भी होता है, जितना भी इमरजेंसी होता है कभी भी, तो ईसीजी हम लोग जरूर कराते हैं। और ईसीजी तो मॉनिटर से भी बार बार आईसीयू में देखते हैं हम लोग उसको ना। अब बात करते हैं कि ईसीजी में जो बात यहाँ पे कर रहे थे डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन के बारे में। तो डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन क्या है जरा उसको देख लेते हैं, फिर हम लीड के बारे में बात करते हैं आगे। देखिए ईसीजी में हमको मेनली क्या देखते हैं, जो ग्राफ पेपर पे जो हम देखते हैं ईसीजी, उसमें हम मेनली यही देखते हैं डिपोलाइजेशन और रिपोलाइजेशन को। तो पहली बात है कि क्योंकि पूरे ग्राफ में ही होती है, पूरे ग्राफ में आप देखेंगे
जैसे अब ग्राफ पेपर में जस्ट इसके बाद ग्राफ बताएंगे आपको, जैसे ये ग्राफ होता है, इस तरह का ग्राफ मिलता है आपको। इस ग्राफ पे हम जो देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं हम लोग, ये ग्राफ की वेक्टर है, ये वेक्टर है जिसमें हम लोग टाइम, वोल्टेज, डायरेक्शन 3 चीज देख रहे हैं। तो टाइम, वोल्टेज, डायरेक्शन ये किसका देख रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। कहाँ से, कितना करंट वह चार्ज को गेन कर रहा है, कितना चार्ज को रिलीज कर रहा है, और कितना वो फंक्शन में है। तो इसके लिए हम लोग करते हैं। देखिए, तो पहली बात आता है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कि जब कोई सेल अपना इलेक्ट्रॉन को, पोटेंशियल को लॉस करता है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल फ्रॉम सेल नोन एज डीपोलराइजेशन। डी मीन्स रिमूव होना। तो कब, जैसे मान ली सपोज दैट ये नॉर्मल में जब सेल अब निगेटिव चार्ज में होता है, अब बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे उसका फिलामेंट है, एक्टिन है, मायोसिन है और एक्टिन है। तो क्या होता है कि एक्टिन मायोसिन आपस में जब कॉपुलेट होता है तो उस केस में मसल कंट्रैक्ट होता है। तो कॉपुलेट कैसे होता है, तो जब ये सेल कोई रेस्ट में रहता है नॉर्मल कंडीशन में, तो रेस्टिंग पीरियड में अंदर में कौन सा है, निगेटिव चार्ज, बाहर में पॉजिटिव चार्ज। तो जब यहाँ से ऐसे नोड से जब इम्पल्स बनता है पेस मेकर के द्वारा, ये फाइबर क्या करता है, गैप जंक्शन पे फाइबर आता है, यहाँ पे ये गैप जंक्शन है। अब गैप जंक्शन पे जैसे यहाँ पे करंट आता है ना, यहाँ से क्या होता है ना, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या होगा कि पॉजिटिव आयन अंदर आता है और निगेटिव आयन बाहर निकलते हैं। और जैसे पॉजिटिव कैसे आता है, यहाँ पे सोडियम चैनल की वजह से। तो सोडियम चैनल, ये नॉर्मल रेस्टिंग के सेल में, रेस्टिंग सेल में क्या होता है, अंदर में निगेटिव चार्ज, बाहर पॉजिटिव चार्ज, सोडियम चैनल, पोटासियम चैनल ऐसे होते हैं। जब इंपल्स आता है तो क्या होगा, उस समय पॉजिटिव आयन अंदर प्रवेश करता है, निगेटिव आयन बाहर इंटर करता है, बाहर जाता है। किसके कारण, सोडियम चैनल की वजह से। और जैसे पॉजिटिव आयन अंदर आता है ना, यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन आपस में क्या हो जाएंगे, कॉपुलेट कर जाते हैं, मसल का लेंथ छोटा हो जाता है, और इस समय हार्ट सिस्टोल करता है। तो कब सिस्टोल हुआ, सिस्टोल मीन्स कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स, सिस्टोल मीन्स लेंथ ऑफ मसल इज शॉर्ट, सिस्टोल मीन्स लॉस ऑफ पोलैरिटी, यानी सिस्टोल मीन्स डिपोलराइजेशन। यानी डिपोलराइजेशन कब होता है, डिपोलराइजेशन के समय क्या होती है, हार्ट सिस्टोल होता है, यानी जो भी उसका आपका वेंट्रिकल या आर्टरियम। तो सिस्टोल मीन्स सिकुड़ना। कब सिकुड़ता है, जब मसल का लेंथ छोटा होता है। लेंथ छोटा कब होता है, जब इसमें पॉजिटिव आयन इंटर करता है और निगेटिव आयन इससे रिमूव होती है। ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है कि अंदर का चार्ज यहाँ लॉस होता है, इसको क्या बोले हम लोग, डीपोलराइजेशन। अच्छा, जब इसमें फिर से क्या होता है कि जब मसल, जब यहाँ पे जब सिस्टोल हो जाता है, और फिर क्या होता है, यहाँ से फिर एक्टिन मायोसिन आपस में क्या होगा, सेपरेट होगा। तो एक्टिन और मायोसिन सेपरेट जब होता है तब मसल का लेंथ बड़ा होता है। जब मसल का लेंथ बड़ा होगा उसको क्या बोलते हैं, रिलैक्स। और इस समय क्या होती है, डायस्टोल। डायस्टोल के समय क्या होता है, फिर से यहाँ पर निगेटिव चार्ज अंदर आता है। तो निगेटिव चार्ज अंदर आना यानी रीपोलराइजेशन। और जितना देर तक रिपोलराइज होती है उसको हम लोग प्लेटिव फेज बोलते हैं, प्लेटिव फेज। तो चलिए वो जो बात की बात है उसमें, लेकिन क्या बोले हम लोग, जब डायस्टोल के समय रीपोलराइजेशन और सिस्टोल के समय डीपोलराइजेशन। ऐसे समझ में आएगा आपको कि जब वेंट्रिकल या आर्टरियम जब यह सिस्टोल होगा, इसका मतलब उस समय डीपोलराइजेशन हो रही है, और जिस समय ये डायस्टोल होता है इसका मतलब उसमें रीपोलराइजेशन होती है। देखिए, इसी डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन को हम लोग, इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को हमको इस ग्राफ पे देखना है। चलिए, ये तो हो गया मेरा हार्ट का जो मसल्स का जो एक फंक्शन जिसमें कि डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन होता है। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं, इस सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें क्या चाहिए। इस सभी चीज़ को देखने के लिए ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको हमें ग्राफ पेपर में देखने से पहले क्या करना होगा, इलेक्ट्रोड को बॉडी पे सेट करना होगा। इलेक्ट्रोड को, तो इसको क्या बोलते हैं, लीड कहते हैं। अब आगे करना, क्योंकि हम तो ग्राफ पेपर पे जो होता है ना, यही ग्राफ मिलेगा हमको। तो अभी ग्राफ पेपर आगे देखेंगे, पहले बात करते हैं लीड के बारे में।
लीड, लीड या इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड, लीड या इलेक्ट्रोड। क्या है लीड या इलेक्ट्रोड? व्हाट इज द लीड इलेक्ट्रोड? तो लीड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड हुआ जो कि बॉडी पे अटैच करके और हम हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता लगाते हैं। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोड? द इंस्ट्रूमेंट एंड द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का एक पार्ट है जिसमें हम लोग उसको हम बॉडी पे अटैच करके और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पता लगाते हैं, उसको हम लीड बोलते हैं या इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए, तो इसमें क्या होता है, इस लीड को या इलेक्ट्रोड जो होता है दो वेराइटीज के होते हैं। एक होता है यूनिपोलर इलेक्ट्रोड, दूसरा होता है बाइपोलर इलेक्ट्रोड। तो आगे क्या लिखेंगे इस बारे में कि इलेक्ट्रोड या लीड आर टू टाइप्स। लीड या इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, क्योंकि देखिए हार्ट के इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को सिंगल पोल से, सिंगल इलेक्ट्रोड से जब पता लगाते हैं तो उसको बोलते हैं यूनिपोलर इलेक्ट्रोड या यूनिपोलर लीड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको लोग? द डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट फ्रॉम सिंगल पोल सिंगल इलेक्ट्रोड नोन एज, क्या बोलते हैं इसको? यूनिपोलर लीड या यूनिपोलर इलेक्ट्रोड। देखिए यूनिपोलर इलेक्ट्रोड जो होता है ना, इसको बॉडी में, बॉडी के सरफेस पर अटैच किया जाता है। एक हाइड्रोफिलिक जेल लेते हैं और हाइड्रोफिलिक जेल को बॉडी के सरफेस पर, जैसे मान लीजिए स्किन है ये, और यहाँ पे मान लीजिए स्किन है और यहाँ पे सपोज दैट ये हार्ट है ना। तो अब हार्ट का यहाँ पे आप क्या है? इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रोड और स्किन के बीच में किसी भी तरह का गैप नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए। एयर रह जाएगा तो फिर यहाँ का जो एक्टिविटी है, वेक्टर है, वो पता नहीं लगा पाएगा। इसलिए क्या करते हैं ना, ये दोनों के बीच में जेल लगा देते हैं। कौन सा जेल? हाइड्रोफिलिक जेल। वो क्या करता है ना, यह एक्चुअल में जो अंदर का एक्टिविटी होता है ना उसको कैप्चर करता है, और कैप्चर करके कहाँ भेज देगा? मशीन में, गैल्वेनोमीटर मशीन होती है ना, उसी मशीन में क्या करते हैं, यह रिकॉर्ड को भेज करके अब फिर हम लोग ग्राफ पेपर देखते हैं। आगे बात करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये जो हम लोग बॉडी के सरफेस पर हाइड्रोफिलिक जेल रख करके और इसको हम लोग अटैच करते हैं, किसको? इलेक्ट्रोड को। आइए बात करते हैं आगे। तो यूनिपोलर जितने भी इलेक्ट्रोड होता है ना, सारे इलेक्ट्रोड को बॉडी के सरफेस पर अटैच किया जाता है, जितने भी यूनिपोलर होता है। बाइपोलर तो ऑलरेडी मशीन में सेट रहता है। तो हम लोग पहले बात करते हैं यूनिपोलर के बारे में। यूनिपोलर लीड दो तरह के होते हैं। पहला लिखेंगे चेस्ट लीड, चेस्ट लीड। फर्स्ट होता है चेस्ट लीड। अब चेस्ट लीड ये 6 तरह के होते हैं। लिखिए इस बारे में, चेस्ट लीड आर 6 टाइप। चेस्ट लीड 6 तरह के होता है। कौन कौन से? 6 तरह के चेस्ट पे लगाते हैं। जैसे ये स्टर्नम है, और अब यहाँ पे मान लिया जाए सपोज दैट ये राइट साइड है और इधर में लेफ्ट साइड है। तो पहला क्या करते हैं हम लोग, राइट साइड में चौथे स्टर्नम, चौथे कोस्टल में, फोर्थ कोस्टल पे यहाँ पे पहला लीड लगाते हैं, जिसको V1 बोलते हैं। राइट साइड में चौथे कोस्टल पे 2 इंच राइट साइड, स्टर्नम से 2 इंच राइट साइड पहला हम लोग लीड लगाते हैं, V1 जिसको बोलते हैं। V2 जो होता है वो लेफ्ट साइड में जस्ट 4th इंटरकोस्टल पे लगाते हैं। V3 क्या करते हैं, जस्ट थोड़ा सा नीचे हम लोग, थोड़ा सा नीचे और हल्का लेफ्ट की तरफ लगाते हैं V3। उसका V4 5वें इंटरकोस्टल पे मिड क्लेविकुलर पे लगाते हैं। कौन सा? V4। V5 क्या करते हैं कि 5वें इंटरकोस्टल पे एक्सिलरी और मिड क्लेविकुलर के बीच में लगाते हैं, और V6 लगाते हैं एक्सिलरी प्लेन पर। तो V1 से लेकर V6 तक क्या करते हैं हम लोग, चेस्ट पे लगाते हैं। तो V1 V2 ये लगा 4th इंटरकोस्टल पे, तो V1 लगा राइट साइड में, V2 लगा लेफ्ट साइड में, V3 लेफ्ट साइड में थोड़ा नीचे लगा, वो V4 लेफ्ट साइड मिड क्लेविकुलर पे 5वें इंटरकोस्टल पे लगा, V6
मिड क्लेविकुलर और एक्सिलरी के बीच में आपको V5 लगा और V6 एक्सिलरी प्लेन पे लगाते हैं। इसको क्या कहते हैं? चेस्ट लीड। देखो ये सब क्या है, अलग अलग एंगल से इस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना है। V1 इलेक्ट्रोड से देखना है, V2 से देखना। देखिए सभी में V2 इलेक्ट्रोड और V5 इलेक्ट्रोड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो होता है ना अच्छे ढंग से कैप्चर करता है ये। इसीलिए हम आगे बताएंगे आपको इस चीज ग्राफ पेपर पे कि ज्यादा हम लोग क्या करते हैं, सबसे अच्छा हम लोग V2 और V5 ग्राफ को देखते हैं। ये तो आपको हो गया चेस्ट लीड हो गया। अब बात करते हैं लिम्ब लीड। लिम्ब लीड क्या होता है ना, लिम्ब लीड मतलब कि इलेक्ट्रोड को बॉडी के लिम्ब पर लगा करके अब तब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखते हैं। तो लिम्ब लीड कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। लिम्ब लीड जैसे मान लीजिए सपोज एज एग्जांपल ये बॉडी हो गया, ये बॉडी यहाँ पे हाथ हो गया, समझने की बता रहा आपको हम, एनिमेटेड डायग्राम है ये, जस्ट यहाँ पे हाथ हो गया। तो ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो एक हम लोग क्या लगाते हैं? राइट हैंड में। तो राइट हैंड में लगाते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अगुमेंटेशन लीड बोलते हैं, अगुमेंटेशन लीड। तो राइट हैंड में लगाते हैं, उसको बोलते हैं AVR, यानी अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ राइट रिस्ट, या राइट साइड बोलते हैं, अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ राइट हैंड, अगुमेंटेशन वोल्टेज ऑफ या वेक्टर ऑफ अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ राइट, AVR, यानी राइट हैंड के यहां से हार्ट के इलेक्ट्रिसिटी को पता लगाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जो लेफ्ट हैंड के रिस्ट पे लगाते हैं, यहाँ पे AVL, अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड, अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ लेफ्ट हैंड। ये दूसरा लीड यहां से लगाते हैं। तीसरे नंबर पर हम लगाते हैं लेफ्ट फुट में लगाते हैं। लेफ्ट फुट में क्या बोलते हैं? AVF, मतलब अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ लेफ्ट फुट। फुट का देखियो एक्चुअल में राइट फुट को इसे लेते हैं क्योंकि हार्ट लेफ्ट की तरफ होता है, हार्ट किधर होता है? लेफ्ट की तरफ होता है। इसीलिए जब हम लेफ्ट फुट में जब रखते हैं ना तो ट्रायंगल बनता है ऐसे। इस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? एंथोवेन ट्रायंगल बोलते हैं, क्योंकि दोनों इस ट्रायंगल में बीच में क्या आ जाता है? हार्ट आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं? एंथोवेन ट्रायंगल। तो इसलिए हम लोग जो हम लोग यूनिपोलर लीड में लिम्ब में क्या क्या लगा दिए लोग? अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ राइट, अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ लेफ्ट, अगुमेंटेशन वेक्टर ऑफ फुट। तो इस तरह से क्या करते हैं हम लोग पैर में वोल्टेज लगा लिया लीड को। अब क्या करते हैं, यहाँ पर लगाने को बता दिया आपको ना कि हम लोग मशीन से लेकर डायरेक्ट लगाते हैं। टोटल क्या मेरा लीड हो गया? 9 गो। तो यूनिपोलर में क्या होगा? 6 गो चेस्ट लीड और 3 गो हो गया लिम्ब लीड। अब हो गया बाइपोलर लीड। बाइपोलर लीड 3 गो होता है, जो कि यहाँ पर सेट नहीं करना होता है, ऑलरेडी मशीन में सेट रहता है। जो गैल्वेनोमीटर का मशीन होता है ना इस चीज में, उसमें ऑलरेडी आपको 3 गो आपको सेट रहेगा, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं क्या चीज से? उसको डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं इस जगह पे 1, 2 and 3। 1, 2 देखिए 1 पहला लीड, आप ग्राफ पेपर पे 1, 2, 3 लिखा रहता है। 1 का मतलब क्या हो गया? यह होगा वेक्टर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट हैंड, VRL, मतलब वेक्टर डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट। यानी कि इसमें क्या करते हैं, एक राइट हैंड पे हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों के बीचों बीच क्या करते हैं हम लोग, यहां से हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं। एक को हम लोग पॉजिटिव और एक को निगेटिव मानते हुए क्या करें हम लोग? वेक्टर लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 1 पहला ग्राफ। तो पहला कौन सा होता है? राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बीच में जो लेते हैं उसको पहला बाइपोलर बोलते हैं। दूसरा राइट हैंड और लेफ्ट फुट, इसके बीच से हम क्या करते हैं? एक निकालते हैं इलेक्ट्रोड। तो देखो निकालना आपको नहीं है, ये मशीन में सेट रहता है। तो वेक्टर डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट, इसको बोलते हैं दूसरे नंबर पे। दूसरा नंबर क्या होता है? दूसरा बोलते हैं VRF, मतलब वेक्टर डिफरेंस बिटवीन राइट हैंड एंड लेफ्ट फुट। और अब आते हैं तीसरे नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या हो गया? VLF। VLF मतलब क्या होता है कि लेफ्ट हैंड और पैर, ये दोनों के बीच से हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। देखिए ये 3 को जब बाइपोलर बोले हैं ना, इसको हमको सेट नहीं करना होता है बॉडी पे, ये ऑलरेडी मशीन में सेट रहता है। ये क्योंकि यहाँ बाइपोलर लीड का इम्पोर्टेंस ज़्यादातर हार्ट ब्लॉक में हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं। और बाइपोलर लीड आपको 1, 2, 3 ये आपको ऑलरेडी मशीन में ही सेट रहता है, क्योंकि ऐसे बाहर में लगाने पे क्या होता है? क्रॉस कर जाएगी। तो इस तरह से हम लोग सेट का लीड लगा लेते हैं। लीड लगाने के बाद याद रखना चाहिए, ECG करने से पहले पेशेंट एक नॉर्मल कंडीशन में रहेगा, फिजिकल मेंटल रेस्ट में रहेगा,
2 घंटा पहले वो कुछ खाया होगा, 2 घंटा के पहले अंदर में 2 घंटा के अंदर वो कुछ खाना पीना नहीं होगा, ना ही कोई इलेक्ट्रोल पाउडर, ना कोई चाय वगैरह नहीं लेना है उसको, तभी जाकर ECG अच्छा से कर सकते हैं। किसी तरह का फास्टिंग नहीं होना चाहिए। और मरीज को क्या करते हैं, बॉडी से कोई भी कंडक्टर नहीं रहना चाहिए, उसमें सारे कंडक्टर को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को सुपान पे रख करके और जेल, हाइड्रोफिल जेल लगा करके चेस्ट लीड को यहाँ पर वैक्यूम बना करके जेली लगा करके हम लोग जहाँ जहाँ पोजीशन बताए वहाँ पे लगा देते हैं। लिम्ब में हम लोग रिस्ट पे यहाँ पे जेल लगा करके लिम्ब लीड पे लगा देते हैं। पैर में हम लोग जो एंकल जॉइंट है वहाँ पे लगा देते हैं। और जब ये पूरा लीड लग जाता है तब क्या करते हैं, जो मशीन पे ID और जितना लिखना है लिख लेते हैं। उसके बाद रिकॉर्ड का एक बटन आता है, बटन दबाएंगे रिकॉर्ड का, और वहाँ से उस मशीन से ग्राफ पेपर निकलता है। 2 तरह का स्पीड मिलेगा, एक 25 mm पर सेकेंड वाला, एक 50 mm पर सेकेंड का। याद रखना होगा, नॉर्मल में 25 mm पर सेकेंड का ग्राफ निकालते हैं, और जिसका टैकीकार्डिया होता है उसमें हम लोग 50 mm पर सेकेंड वाले ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि ग्राफ को कैसे देखना है, कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे उसमें क्लिनिकल फीचर देखते हैं, क्या क्या क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगी। आज हम सिर्फ आपको ये बताएं ECG क्या है, क्यों करते हैं ECG, कितने टाइप के होते हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, किस लिए करते हैं हम लोग, और इसके लिए हम लीड कैसे कैसे लगाते हैं बॉडी में, और लीड लगाने के बाद अब हम ECG को किस तरह से ग्राफ पेपर पे रिकॉर्ड करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम ECG रिकॉर्डिंग। बाकी बात है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।